हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सभी लोग राजस्थान की तैयारी में एक दिन रात एक कर दिए होंगे और बढ़िया अच्छे से तगड़े होके मोटे होके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जन आर्थिक समीक्षा का पार्ट 3, जिसमें आज हम कवर करेंगे जनसांख्यिकी की रूपरेखा और राज्य की अर्थव्यवस्था। हमने सर कल तक हमने टेबल में पढ़ लिया था कि जनसंख्या कितनी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मुख्य सूचक उनका मेन डेटा पढ़ लिया था। अब उनकी सर सारणी से क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, सारणी से आपने एक बार पढ़ लिया, दिमाग में चला गया, पर उनकी कुछ विशेषता होती है। हर कोई डेटा कुछ ना कुछ बात कहता है, तो वो सारी चीज़ें इसके हम विवेचन से डिटेल में पढ़ेंगे, तभी अपन को पता लगेगा। तो आज हम पढ़ेंगे इनका डिटेल में जनसंख्या की रूपरेखा और इसकी अर्थव्यवस्था। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनसंख्यांकी की अर्थव्यवस्था और जनसंख्यांकी की रूपरेखा अपना टॉपिक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि अरावली का उद्गम कहाँ से होता है, और तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं तो अरावली का उद्गम होता है अरब की खाड़ी से माना जाता है। अरब की कहाँ से माना जाता है? अरब की खाड़ी से माना जाता है। और अरब की खाड़ी से इसका उद्गम माना जाता है, अरब की खाड़ी से। एक नया पेज ले लेता हूँ मैं आपके लिए। अरावली की बात कर रहा हूँ। कल का जो सेशन था, मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब देना भी ज़रूरी है। तो उसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? अरब की खाड़ी से। सर धरातल पर कहाँ दिखाई देती है? धरातल पर सर्वप्रथम ये दिखाई देती है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में। सर गुजरात राज्य में उसका जगह का नाम क्या है? एक खेड़ ब्रह्मा नामक जगह है। खेड़ ब्रह्मा नामक जगह पर। सर इसका राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? राजस्थान में प्रवेश होता है इसका आबू रोड सिरोही से। और सर इसका राजस्थान में प्रवेश आपको बता दिया। सर इसका अंतिम पॉइंट कहाँ होता है राजस्थान में? राजस्थान में अंतिम पॉइंट कौन सा है? तो इसका है आपका झुंझुनू जिले में खेतड़ी नामक स्थान पे है। खेतड़ी गांव। खेतड़ी गांव में टोसी की पहाड़ियाँ हैं। टोसी की पहाड़ियाँ वहाँ इसका ये लास्ट पॉइंट है। और ये कौन से ज़िले में है? ये सर है झुंझुनू ज़िले में। झुंझुनू ज़िले में इसका अंतिम पॉइंट है। सर अगर अरावली की बात किया जाए तो अरावली का, ये तो राजस्थान का अंतिम पॉइंट है, और अरावली का फाइनल पॉइंट कहाँ है? फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, मतलब अंतिम पॉइंट कहाँ है? तो वो है दिल्ली की रायसीमा पहाड़ियों पर। तो ये मैंने जो कल आपको क्वेश्चन पूछा था, ये उसका आंसर है। तो आपको ये एक बार लिख लेना है, और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपके लिए उपयोगी है। अब हम चलते हैं राजस्थान की जनसांख्यिकी की रूपरेखा, उस पर आ जाते हैं। 2000 सीधा सिंपल पढ़ना ही है। सिंपल पढ़ने में आपको समझ में आ जाना कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? याद करो रे, 6.85 करोड़ थी, जो कि देश में सबसे कम घनत्व वाला राज्य है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। और क्षेत्रफल वर्गीकरण की दृष्टि से शहरी क्षेत्र की आबादी 1.70 लाख करोड़ थी, जो कि
कुल आबादी का कितना परसेंट है? मैंने आपको कल बताया था 24.9% शहरी आबादी है। वहीं 75.1% कौन सी है? ग्रामीण आबादी है। 75.1 ग्रामीण आबादी है। उनकी संख्या कितनी है? 5.15 करोड़ है, जो कि कुल आबादी का 75.1% है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का समग्र लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे कितना था? याद करो रे बच्चों, 928 था। ठीक है, राजस्थान के शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं हैं, जबकि 2001 की तुलना की जाए तो उस टाइम पे 890 थी शहरी लिंगानुपात। जिससे यह दृष्टिगत होता है, क्या दृष्टिगत होता है कि शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में 24 की वृद्धि हुई है। ठीक है, वही ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक संतुलित लिंगानुपात रहा है। वो कैसे रहा सर? कि ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 2011 में 1000 पुरुषों पर 933 था, जबकि शहरी का कितना था? 914 है, जो कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में कुछ अधिक है। कुछ अधिक कितना है? 933 माइनस 14 के बारे में बात करें तो 19 अधिक है। और 2001 में अगर ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात की बात किया जाए तो वो 930 था, जो कि 3 अंकों के साथ बढ़त के साथ है, और जो शहरी क्षेत्र की तुलना में काफ़ी अधिक है। तो शहरी क्षेत्र में 2001 में कितना था? 890 था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों का 2001 में 930 था। 2011 में बढ़ के 933 हो गया ग्रामीण क्षेत्र का, और शहरी क्षेत्र का बढ़ के हो गया 914। वह राज्य में 1961 से 2011 के दौरान साक्षरता दर में लगातार भी वृद्धि हुई है, और 2011 में राजस्थान में साक्षरता दर 60.4%, 2001 के 60.4% से बढ़ के 66.11% हो गई है। और क्षेत्रवार साक्षरता की बात की जाए, क्षेत्रवार साक्षरता के अनुसार 2011 में शहरी क्षेत्र कितने लोग साक्षर थे? औसत दर 79.7% थे, लगभग 79.70% लोग साक्षर थे। वही ग्रामीणों की बात किया जाए तो ग्रामीण में साक्षरता दर 61.4% रही है। ये तो हो गया जनसांख्यिकी का प्रारूप। अब आता है राज्य की अर्थव्यवस्था। सर, राज्य की अर्थव्यवस्था क्या कहती है? राज्य की अर्थव्यवस्था का जो डेटा अपन ने कल सारणी में पढ़ा था वो क्या कहता है? तो वो ये चीज़ कहता है जो हम पढ़ेंगे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP एवं प्रति व्यक्ति आय राज्य की अर्थव्यवस्था की समग्र की प्रगति को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ओवरऑल कितना डेवलपमेंट किया वो आपको क्या बताता है? GDP बताता है, और पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय बताता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्राय राज्य आय के भी नाम से जाना जाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का दूसरा नाम क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद का दूसरा नाम राज्य आय भी कहते हैं। कौन सा है सर? इसका दूसरा नाम है राज्य आय। राज्य आय के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले सकल घरेलू उत्पाद की जगह राज्य आय अगर दे दो तो उसका मतलब आपको समझना है कि GSDP ही पूछ रहा है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद ही पूछ रहा है। जो अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है? एक निश्चित समय अवधि में, मतलब निश्चित समय अवधि कौन सी हो गई अपने केस में? 2020-21, मतलब 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 में राज्य के आर्थिक निष्पादन मतलब क्या कमाया है, क्या किया, कोई गतिविधियां की, क्रियाएं की, रोजगार की, कि आकलन का प्रमुख साधन है। उसमें जो कमाया ना उनका आकलन करना निश्चित समय अवधि में, वही क्या है? सकल राज्य घरेलू आय। ये आर्थिक विकास के स्तर के में आय परिवर्तन तथा इसकी दिशा को इंगित करती है। और सकल राज्य घरेलू आय क्या करती है? आर्थिक विकास के स्तर में क्या परिवर्तन आए और किस दिशा में राज्य जा रहा है। मतलब अगर ये बढ़ रही है तो प्रोग्रेस हो रही है, कम हो रही है तो क्या होती है? प्रोग्रेस रुक गई है, या परफॉर्मेंस कम नहीं है राज्य सरकार की। तो ये चीज़ इसको इंगित करता है किस दिशा में जाने वाला, आगे वाले कितने सालों में, आने वाले सालों में कितना डेवलप करेगा। ये सारी चीज़ें किससे पता लगती है? सकल राज्य घरेलू आय से और प्रति व्यक्ति आय से। प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर आंकलित की जाती है। समझ में आया क्या? नहीं आया होगा। मतलब अगर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में से जनसंख्या का अगर भाग दे दें तो अपन के पास क्या आ जाती है? प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद मैं एक बार लिख भी देता हूँ आपके लिए। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में अगर जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो क्या आ जाती है?
PCI आ जाती है, पर कैपिटा इनकम आ जाती है, और पर कैपिटा इनकम को क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये क्या है, लोगों की स्तर और जीवन और संपन्नता का सूचक है। अगर जहाँ जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय होगी ज़्यादा होगी, वहाँ के लोग अधिक संपन्न होंगे और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होगा। जैसे आप गोवा का देख लो, प्रति व्यक्ति आय वहाँ की ज़्यादा है तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज़्यादा ही है। तो प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर और संपन्नता का सूचक है। वहीं अगर अब नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था, 9.58 लाख करोड़ रुपए, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9.58 लाख करोड़ रुपए, जो कि गत वर्ष की तुलना में 9.99 लाख से 4.11% की कमी को दर्शाता है। वर्ष 2021 की अग्रिम अनुमानों के अनुसार अगर स्थिर कीमतों पर बात की जाए, पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान 6.43 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किए गए हैं, जो कि 19-20 के 6.89 लाख करोड़ से 6.61% की कमी को दर्शाते हैं। वर्ष 2021 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात हो रही है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, 8.63 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किए गए हैं, जो कि गत वर्ष 19-20 के 8.99 लाख करोड़ से 4.06% की कमी को दर्शाते हैं। वहीं 2021 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार अगर स्थिर कीमतों पर बात किया जाए तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान 5.70 लाख करोड़ अनुमानित किए हैं, जो कि गत वर्ष के 6.10 लाख करोड़ से 6.58 लाख की कमी को दर्शाते हैं। वहीं अगर प्रचलित कीमतों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 1,09,386 अनुमानित की गई है, जो कि गत वर्ष 19-20 की 1,15,492 से 5.29% कमी को दर्शाती है। वहीं अगर स्थिर कीमतों की बात किया जाए तो स्थिर कीमतों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2021 में 72,297 रहने की अनुमानित की गई है, और जो कि गत वर्ष 19-20 से 78,390 से 7.77% की कमी को दर्शाती है। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही, और हम कल पढ़ेंगे। और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप नोटबुक में और प्रॉपर तरीके से इसका रिवीजन करोगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करने वाला हूँ कि कल मैं आपको थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और बैंकिंग एवं वित्त और कृषि एवं संबंधित सेवाएं, ये थोड़ा बड़ा है, तो कल मैं आपको 2 पॉइंट कराऊंगा। एक तो है थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और कृषि एवं वित्त में राजस्थान की स्थिति क्या है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आपसे एक निवेदन करता हूं कि एक बार इसको ज़रूर पढ़ के आना है, जिससे कि आपको रिटेंशन और दिमाग में जल्दी फीड होने की में मदद मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, सत श्री अकाल, बाय बाय, राम राम साहब।